गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा कक्षा 12वीं कॉमर्स का विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध बोल के एक चैप्टर था जिसको हम पढ़ रहे थे। वित्तीय प्रबंध का आज हमारा 5वां क्लास है। ठीक है, 5वां क्लास। चौथे क्लास में मैंने पूंजी से संबंधित कुछ जानकारी दी थी। आज हमारा 5वां क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण के बारे में। अति पूंजीकरण क्या होता है? अति पूंजीकरण का मतलब होता है जब कंपनी के पास उसके संबंधित आय या जो उसके पास पूंजी है उस पूंजी से आय कम प्राप्त होती है। जैसे होता है जब एक व्यापारिक संस्था अपनी कुल विनियोजित पूंजी का उचित मात्रा में आय अर्जित करने में लगातार असफल हो जाती है। मतलब आप जितना पैसा लगाए हो, अगर उस पैसे से आपको कम पूंजी प्राप्त होगी या कम आय प्राप्त होगा, क्योंकि आय के रूप में क्या मिलेगा? हमको पूंजी मिलेगा, क्योंकि हम पैसा लगाते हैं और हमको पैसा ही प्राप्त होता है आय के रूप में। अगर ऐसी स्थिति व्यवसाय में आ जाए कि हम जितना पैसा लगाए हैं, जितना विनियोजित करे हैं और उससे हमको कम लाभ मिले, अर्थात हमारी जो संपत्ति का मूल्य होगा वो कम हो जाए संपत्ति के पुस्तक मूल्य से। जो संपत्ति का जो हमको आय मिल रहा है, संपत्ति से जो हमको आय मिल रहा है, जो हम पैसा लगाए थे संपत्ति के में चाहे कैसे मिले, अगर ये आय कम हो जाए उसकी पुस्तकीय मूल्य से, जैसे हम बोल सकते हैं ऐसी स्थिति हो जाए जब हमको हानि होने लगे। जैसे हम अगर 100 का सामान खर्च करें, 100 रुपए हम अपने व्यवसाय में लगाए, किंतु 100 रुपए से अगर हमको 110 रुपए आता तो हमको 10 रुपए क्या होता? लाभ होता। हर कंपनी चाहती है, हर व्यवसाय चाहता है, किंतु 10 की जगह में 110 की जगह में अगर वही हमको 90 रुपए अगर आय मिल रहा है, जितना विनियोजित करे हैं उससे कम लाभ अर्जित होता है, जहां पर 10 हमको लाभ नहीं, आय नहीं, हमको क्या मिल रहा है? हानि मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति हमारे व्यवसाय के लिए घातक है, क्योंकि धीरे धीरे जब अल्प पूंजीकरण की स्थिति आती है तो व्यवसाय की स्थिति खराब हो जाती है, और व्यवसाय की जब स्थिति खराब होती है तो जितने भी अंशधारी होंगे उतने अंशधारी को आप लाभांश घोषणा नहीं कर सकते। अर्थात ज्यादातर हम लोग पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही लाभांश देते हैं, क्षमता अंशधारियों को नहीं। किंतु जब अति पूंजीकरण की स्थिति आ जाती है तो हम अंशधारियों को लाभांश नहीं देते। ठीक, इसको आगे बढ़ता हूं, सुनना। जब एक व्यापारिक संस्था अपनी कुल आय विनियोजित पूंजी पर उचित मात्रा में आय अर्जित करने में लगातार असफल होती है तो इस स्थिति को अति पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। जब संस्था विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर सकती, साफ बताया, आप जितना पैसा लगाते हो और उससे आपको पैसा ज्यादा नहीं मिले, मतलब आपकी विनियोजित पूंजी अधिक हो गई और आय आपको कम हो गया, तब वह क्षमता अंशों पर उचित लाभांश घोषणा नहीं कर सकती। क्योंकि आपको अंशधारियों को लाभांश देना है तो आप लाभांश की घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या हो गया? आय कम हो रहा, हानि की स्थिति हो गई, तो आप कहां से पैसा दोगे? आगे बोलता है, परिणाम स्वरूप संस्था में क्षमता अंशों का बाजार मूल्य कम हो जाता है। जब आप पैसा ही नहीं दोगे तो बाजार मूल्य धीरे धीरे कम हो जाएगा, और क्षमता अंशधारी ही व्यापार के वास्तविक स्वामी होते हैं। आगे बोलता है, अति पूंजीकरण की स्थिति में कंपनी की औसत आय की तुलना में कंपनी को विनियोजित पूंजी अधिक हो जाती है। जब आपके पास औसतन ही लाभ नहीं होगा, आपके पास पैसा ही पर्याप्त नहीं आएगा, तो आपकी पूंजी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और विनियोजित पूंजी अधिक हो जाएगी। मतलब आप ज्यादा, आपको लाभ कम मिल रहा है, आपको जो पैसा मिल रहा है वो कम मिल रहा है, किंतु आप ज्यादा पैसा लगा रहे हो। ऐसा स्थिति होती है कि हम ज्यादा खर्च करें और कम लाभ मिले? नहीं, हम चाहते हैं हम कम खर्चा करें और लाभ भी हमको पर्याप्त हो, जिससे हमारी स्थिति अच्छी हो। ठीक, आगे बोलता है, अति पूंजीकरण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे गर्शबर्न की परिभाषा बोलता है कि एक निगम को उस समय अति पूंजीकरण कहा जाएगा जब उसकी आय निर्गमित अंशों, ब्रांडों पर उचित दर से प्रत्यय देने के लिए अपर्याप्त हो। ठीक, तथा जब देय प्रतिभूतियों का पुस्तकीय मूल्य संपत्ति के वास्तविक या वर्तमान मूल्य से अधिक हो जाए। मतलब आपको जो आय मिलने वाली है, आय का मूल्य वास्तविक मूल्य से कम हो जाए या वास्तविक मूल्य अधिक हो जाए और आय का मूल्य कम हो
साफ वास्तविक मूल्य अधिक हो जाए और जो मिलने वाला आय है वो कम हो जाए, तो आपको कौन सी स्थिति हो जाएगी? अति पूंजीकरण। ठीक। दूसरा परिभाषा बोलता है एच गिलबर्ट के अनुसार जब कोई कंपनी अपनी देय प्रतिभूतियों पर बाजार से वर्तमान दर से प्रत्यय अर्जित करने में लगातार असमर्थ होती, जैसे मैं पैसा लगा रहा हूं और मैं कंटिन्यूटी मतलब हमेशा समान रूप से मैं आय ज्यादा अर्जित नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? अति पूंजीकरण। आगे बोलता है उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर हम अति पूंजीकरण को निम्न बातों कह सकते हैं। पहला, अति पूंजीकरण की स्थिति कंपनी अथवा निगम के औसत आय जिसमें विनियोजित पूंजी की तुलना बहुत कम हो। ठीक। दूसरा, अति पूंजीकरण की स्थिति किसी कंपनी में तब कही जाती है जब निरंतर उचित आय अर्जित करने में असफल हो। आप लगातार लाभ नहीं कमा रहे हो, आय अर्जित नहीं कर पा रहे हो, असफल हो जा रहे हो, अर्थात आपको बार बार हानि का सामना करना पड़ रहा है। आप लगातार हर महीने आपका क्या हो रहा है? केवल हानि हो रहा है। जितनी आय अर्जित करनी है, क्योंकि हमको पता होता है जब भी हम अपने व्यवसाय को चलाते हैं या व्यवसाय पर विनियोग करते हैं तो आप उस विनियोग के माध्यम से योजना बनाकर कल्पना या दूरदर्शिता में आप समझ सकते हो कि मेरे को लगातार लाभ होगा कि हानि होगा, लेकिन हम जो लाभ की अपेक्षा करे हैं, लाभ के बारे में सोचे, किंतु लाभ आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, क्योंकि हम जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग योजना बनाते हैं ना कि हाँ मैं इतना रुपया लगाऊंगा तो मेरे को इतना रुपए का लाभ होगा, और ये लाभ अगर कम भी हुआ तो भी मेरे को लाभ की स्थिति बनी रहे। किंतु लगातार अगर आपको हानि होगी, क्योंकि आप जितना पैसा लगाते हो अगर उससे कम लाभ मिले या कम आय अर्जित मिले तो अति पूंजीकरण। अगला पॉइंट होता है अति पूंजीकरण की स्थिति कंपनी में निर्गमित प्रतिभूति पुस्तकीय मूल्य कंपनी की संपत्ति के वास्तविक मूल्य से अधिक हो जाए। और लास्ट पॉइंट होता है अति पूंजीकरण की स्थिति अंशों का बाजार मूल्य समान मूल्य से कम हो जाए। अब आप अच्छी स्थिति थी तो आपका मूल्य क्या था? कंपनी में अंशों का मूल्य अधिक था, लेकिन अब आपको हानि हो रही है, तो हानि की स्थिति में आपका जो मूल्य होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर अंशों का मूल्य कम हो गया तो आपके व्यवसाय की स्थिति खराब अर्थात बंद होने की स्थिति में आ जाती है। कारण बताया है कि अति पूंजीकरण के क्या कारण है। पहला, अधिक प्रवर्तन है, मतलब आप क्या कर रहे हो? जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा, जितना लगना नहीं उससे ज्यादा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा जितना आपको मालूम है उतना खर्चा करोगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपव्यय करोगे तो आपको लाभ कम होगा। दूसरा, अधिक पूंजी का निर्गमन। आप क्या कर रहे हो? कंपनी में अधिक पूंजी का निर्गमन मतलब अधिक पूंजी लगा रहे हो, जहां पर आपको मालूम है कम पैसे में अच्छा उत्पादन हो जाएगा, तो आप ज्यादा पैसा लगाकर अच्छा उत्पादन करने का क्या मतलब? तो ऐसी स्थिति भी कहलाती है अति पूंजीकरण। तीसरा बोलता है परिवर्तन के समय आय की अधिक अनुमान। जैसे हम लोग कोई चीज खर्चा करते हैं, पैसा लगाते हैं किसी चीज पर, तो अगर हम व्यय ज्यादा कर देंगे और अनुमान रहेगा कि हाँ हम ज्यादा लाभ कमाएंगे, किंतु वर्तमान स्थिति तो हमको पता है कि हमारे पास कम पैसा है, कम है, किंतु लाभ होगा कि नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति भी क्या हो जाती है? अति पूंजीकरण को जन्म देती है। और स्फीति काल में कंपनी का निर्माण, यदि किसी कंपनी का निर्माण स्फीति काल में हो तो उसे अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा होती है। स्फीति काल से संपत्तियों को खरीदना महंगा पड़ता है, जबकि भविष्य में अधिक लाभप्रद नहीं होती। जैसे स्थिति अच्छी नहीं है किंतु आप ज्यादा कीमत पर सामान को खरीद लो, वास्तविक मूल्य से आप ज्यादा कीमत पर सामान को खरीद लो, किंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं, तब भी क्या हो जाएगा? अति पूंजीकरण की स्थिति आ जाएगी। उसके बाद बोलता है उधार लाभांश की नीति। कुछ कंपनी के प्रबंधक अपनी साख जमाने के लिए उधार लाभांश नीति अपनाते हैं और इसी नीति के अंतर्गत उचित दरों से लाभांश घोषणा करते हैं। इस नीति के कारण वे हरास, अप्रचलन, नवीनीकरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाते। जैसे कंपनी में क्या होता है, जब भी कोई कंपनी लाभांश कमाती है, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपकी कंपनी में लाभ हुआ 10,000 रुपए का, आपकी कंपनी में लाभ हुआ, ठीक। अब आपको पता है कि आपकी कंपनी में मशीन चल रहा है, आपके देनदार ज्यादा है, ये सब आपको है ना। मशीनों की मरम्मत पर आपको व्यय करना पड़ेगा, हरास के लिए प्रावधान करना पड़ेगा, देनदारों पर संचय करना पड़ेगा, कि हो सकता
इन फ्यूचर में इन सब चीजों पर आपको पैसा लगाना पड़े। आपने इस चीजों को ध्यान नहीं दिया और क्या कर दिया, आप पैसा को लाभांश को बांट दिए, लाभांश को बांट दिए। अब स्थिति बिगड़ गई कि आपका मशीन दिन रात पैसा डूब गया, तो पैसा डूबा, अब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप इसकी मरम्मत कराओगे, नहीं कराओगे, तो सामान की वैल्यू कम, सामान की वैल्यू कम मतलब अति पूंजी, क्योंकि स्थिति आपकी क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक, तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए किसी व्यवसाय में। आगे बोलता है अधिक ब्याज पर ऋण। आपको पैसे की आवश्यकता थी, आपको पता था स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आप क्या कर दिए, अधिक ब्याज पर क्या कर दिए हो, पैसा प्राप्त कर लिया, ऋण प्राप्त कर लिया, तो भी क्या हो जाता है, अति पूंजीकरण को जन्म देता है। उसके बाद आता है अति पूंजीकरण के प्रभाव या दोष। इसमें सबसे पहला पॉइंट बोलता है कंपनी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मालूम है ख्याति पर हानि। आप बहुत प्रसिद्ध हो, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, किंतु लगातार आपके व्यवसाय की स्थिति खराब है, आपके व्यवसाय में लगातार हानि हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में आपका व्यवसाय धीरे 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 हानि की स्थिति में बंद होने की कगार पर हो जाएगा। तो जो आपकी ख्याति है, जो आपकी प्रसिद्धि है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हानि पहुंचेगी, कम हो जाएगी। ठीक, दूसरा बोलता है पूंजी प्राप्ति में कठिनाई। आपकी अगर स्थिति खराब हो गई तो आपको किसी भी मार्केट में या किसी भी संस्था से आपको पैसा प्राप्त करने में कठिनाई होगी, क्योंकि आपकी स्थिति खराब है, लगातार यदि हानि हो रहा तो आपको कौन पैसा देगा, कोई कंपनी कोई बैंक आपको पैसा नहीं देगा, अर्थात पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होगी, ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होगी, कृत्रिम ऊंची लाभ दर। अति पूंजीकरण कंपनी की अपनाई खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए हिसाब किताब में गड़बड़ी कर ऊंचे लाभांश की घोषणा करते हैं। लाभांश पूंजी में भी दे दी जाती है या गलत नीति चक्कर में अधिक घातक सिद्ध होता है। समापन की मांग। जब अति पूंजीकरण होगा तो व्यवसाय में लगातार हानि होती रहेगी। अगर व्यवसाय में लगातार हानि होती होगी तो जो कंपनी के अंशधारी होंगे, जब उनको लाभ ही नहीं होगा तो वो क्यों कंपनी व्यवसाय को चलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, व्यवसाय को बंद करने की मांग करेंगे कि हमको व्यवसाय से 1 रुपए का लाभ नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी हमारा पैसा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय के बंद करो, संपत्तियों को बेचो और हमारा पैसा हमको वापस करो। ये हर एक अंशधारी के होते हैं। अगला होता है प्रतिस्पर्धा में असफलता। आप यदि किसी कंपनी से प्रतिस्पर्धा करते हो तो आपको पता है कि हर एक स्थिति में आपका जो उत्पादित सामान है वो दूसरी कंपनी के उत्पादित सामान से अच्छा हो। आप चाहते हो ना कि मेरा सामान ज्यादा बिके, ज्यादा लाभ हो, तो आपका क्या होना चाहिए, सामान की क्वालिटी, गुण, मूल्य सब चीज अच्छा होना चाहिए। अगर आपके कंपनी या व्यवसाय में अति पूंजीकरण की स्थिति होगी तो आपका उत्पादित सामान का कीमत सही मूल्य पर नहीं बिकेगा, सही मूल्य पर नहीं बिकेगा तो लाभ की स्थिति जो होगी वो धीरे 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 हानि में हो जाएगी, और अगर हानि में हुई तो आपका व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो ये तो था व्यवसाय पर प्रभाव। दूसरा आता है अंशधारियों पर प्रभाव। अंशधारियों पर क्या मतलब, जो आपके व्यवसाय में पैसा लगाए हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला बोलता है लाभांश की उचित दर नीति, दूसरा अंशों के मूल्य में गिरावट। जो भी व्यक्ति आपके में कंपनी में पैसा लगाए तो वो चाहता है ना कि मेरे अंशों का मूल्य धीरे धीरे बढ़े। अगर अंशों का मूल्य बढ़ेगा तो आपको लाभांश भी देना पड़ेगा, अगर लाभांश देना है तो आपकी स्थिति अच्छी होगी, किंतु जब स्थिति व्यवसाय की खराब है तो मूल्य क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। अगला बोलता है पुनर्गठन पर हानि। अति पूंजीकरण कंपनी की पूंजी का पुनर्गठन किया जाता है तो उसे होने वाली हानि अंशधारी को ही वहन करनी पड़ती है। अगला आता है श्रमिकों पर प्रभाव। श्रमिकों पर प्रभाव देखना, जहां पर व्यवसाय की स्थिति नहीं होगी वहां श्रमिकों को छांट देते हैं, बहुत सारे निकाल देते हैं, या आप मत काम करो, आप मत काम करो, या अगर काम कर रहे नहीं हो तो पेमेंट कम कर देंगे, बोनस नहीं देंगे, सर्व सुविधा नहीं देंगे। ये श्रमिकों पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद समाज पर प्रभाव, मूल्यों में वृद्धि। अगर सामान की कीमत, सामान उत्पादन हो रहा है और व्यवसाय में हानि होती है तो क्या करते हैं, सामान का मूल्य में बढ़ोतरी कर देंगे, मतलब ज्यादा सामान कीमत पर बेचेंगे। निम्न किस्म की वस्तु का मतलब बिना मतलब का जो वस्तु है, जो अच्छी उत्पादन नहीं है या अच्छी क्वालिटी की वस्तु नहीं है, वैसा बनाकर समाज को बेचते हैं। अंशों पर सट्टाबाजी, बेरोजगारी की आशंका। जब व्यवसाय की स्थिति खराब होगी तो बेरोजगारी बढ़ती है ना। अर्थव्यवस्था में निराशा, मतलब अर्थात किसी भी व्यवसाय में अगर अति पूंजीकरण की स्थिति होती है तो व्यवसाय, समाज, श्रमिक, अंशधारी, इन सबको हानि, क्षति पहुंचती
है, चाहे वो किसी भी रूप में पहुंचे, ये पहुंचती है। अति पूंजीकरण को ठीक करने का उपाय बोलता है बंधक ऋणों में कमी। आप जो गिरवी रखते हो संपत्तियों को, उसको कम करो बोलता है। ऋण पत्रों में दिए जाने ब्याज को कमी, आप जो ऋण पत्रों का निर्गमन करके जो ब्याज दे रहे हैं, ब्याज भर रहे हैं, उसको कम करो बोलता है। उचित लाभांश दर में पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन करना, अर्थात जो भी पूर्वाधिकार अंश है उसके लाभांश दर में विमोचन करना, अर्थात उसको कम करना, है ना, अंशों की संख्या कम करना, जो आप अंश ज्यादा है उसको कम करना, है ना। उसके बाद अंशों की संख्या कम करना, अंशों में समता मूल्य में कमी करना और लाभों में उन्नति करना, अर्थात जो भी आपकी कंपनी में लाभ हो रहा था, अगर अति पूंजीकरण की स्थिति हो जाती है या होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में जो भी लाभ हो रहा है उस लाभ का घोषणा मत करो, लाभांश को बांटो मत, उसका फिर से विनियोग कर दो। मतलब उस पैसे को फिर से आप अपने व्यवसाय में लगा दो, तो जो फिर से पैसा आएगा, अर्थात जो भी लाभ आएगा उसको कंटिन्यूटी विनियोग करते जाओ, जब स्थिति अच्छी हो जाएगी तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। तो ये तो था अति पूंजीकरण। अब आता है अल्प पूंजीकरण। अल्प पूंजीकरण की स्थिति अति पूंजीकरण के ठीक विपरीत होती है। इसमें अंशों और संपत्तियों का वास्तविक मूल्य से अधिक पुस्तकीय मूल्य होता है। अति पूंजीकरण की स्थिति संपत्तियों की वास्तविक क्षमता, लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि होती है, अतः संपत्तियों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। ये कंपनी अधिक लाभ होने से उचित दर पर लाभांश वितरित करती है। इस प्रकार जब कोई कंपनी अपनी वास्तविक पूंजी, मतलब वास्तविक जो संपत्ति है, पूंजी है, उसकी तुलना में अधिक लाभ अर्जन करती है, कम लाभ अर्जन करोगे तो अति पूंजीकरण, अधिक लाभ करोगे तो अल्प पूंजीकरण, ठीक। और दोनों ही व्यवसाय में घातक होता है। क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अल्प पूंजीकरण क्या होता है, ठीक। तो अति पूंजीकरण के बारे में मैं तो बताया हूँ, इसका जो नोट्स भेजूंगा इसको आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे। क्लियर है?